हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ। द हिंदू में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सीएसएट ने दिल्ली का जो यूनिक फीचर्स है कि ये करंट अफेयर्स को स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। और हालांकि 95% हम कोशिश करते हैं हर टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करें। अगर आप न्यूज़ में पढ़ते हैं तो देखिए 3 से 4 पॉइंट बहुत अहम होता है हमारे प्रिपरेशन के लिए, कि हम ये जान पाएँ कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उसको एनालिसिस कैसे करें। और कोई भी टॉपिक, न्यूज़पेपर ही क्यों, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ें तो कहते हैं ना 5 WH का जो फार्मूला होता है उसको हम क्यों ना फॉलो करें। तो इस वजह से आज पहले हम कुछ डिस्कस करें न्यूज़ में, तो हमें कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए कि टॉपिक क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या है और ये हमारे सिलेबस में, ठीक है, जो सिलेबस में है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब सिलेबस पे, सिलेबस में आपका प्रीलिम्स हो सकता है, पीटी हो सकता है, मेंस हो सकता है और आपका इंटरव्यू हो सकता है, राइट। तो मेंस इसमें आ गया, पीटी में तो चलिए ठीक है, लेकिन मेंस में जो जीएस पेपर 4 होता है इसमें कौन से पेपर में आएगा। पहली चीज, अगर आपका ऑप्शनल भी है तो आप ऑप्शनल भी साथ लेकर के चलेंगे, कि ऐसा तो नहीं कि आपके ऑप्शनल के लिए ये काम करेगा। बात समझ रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें चलनी चाहिए टॉपिक की से। दूसरी बात, कोई अगर टॉपिक है तो न्यूज में क्यों है, ये हमें पता होना चाहिए कि न्यूज में क्या है। और तीसरी, इसी में न्यूज का डेवलपमेंट क्या हो रहा है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सपोज करिए, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आपका सब्जेक्ट है, या फिर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, तो आपको देखिए आपके एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए किसके, हमास के बारे में। हमास, हमास प्लस अभी इजराइल, इजराइल प्लस जो कि पलस्ताइन, पैलेस्टाइन, इनके बीच में जो सब कॉन्फ्लिक्ट चला। हालांकि हमास भी पलस्ताइन का ही पार्ट है, बट इजराइल और पलस्ताइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हमें पता होना चाहिए अगर आप होता। हालांकि अगर आप, अगर इन सब ऑप्शनल से नहीं है, अगर आप जीएस पेपर में भी हैं तब भी आपको 90% क्लियरिटी होनी चाहिए कि रियल में क्या इशू था, क्यों ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद अगर हम चौथा अगर पॉइंट देखें, इसका डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट इन द सेंस ये है, कोई न्यूज आती है ना तो पहले एकदम फ्रंट पेज पे कवर कर लेती है, ठीक है, वो 2 दिन 3 दिन चलती है। फिर उसके बाद फ्रंट पेज से उसका प्लेस हटते जाता है, ठीक है। एडिटोरियल में आते आते कभी ऐसा आएगा, इंटरनेशनल जो पेज होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल पेज होता है उसमें छोटे से आर्टिकल में आकर के सिमट जाएगा। जैसे हम पिछले कुछ सालों, 1.5 2 साल हो गया है, यूक्रेन क्रीमिया के बारे में सुनते थे तो फ्रंट पेज पे आता था। फिर उसके बाद धीरे 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 अब जो है कि न्यूज में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो वैसे इस समय जैसे हमास इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो है कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि दब के रह जाएगा। ये डेवलपमेंट होता है, इसको हमें अपडेट रहना चाहिए। और इसके बाद जो चीज़ें यहाँ से आउटकम आती हैं, आउटकम हमें ये पता होना चाहिए। हमें ये 4 पॉइंट, और इसके बाद अगर कुछ चीज़ें बचती हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 5 WH, 5 WH का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। वाट, ठीक है, वेन, वेयर, वेन, ठीक है, और फिर वाई, वेन एवर, एक सेकेंड, वेन एवर, मतलब ये कब कहाँ क्यों कैसे, कब कहते हैं ना कब कहाँ क्यों कैसे। 5 WH का जो फार्मूला होता है वो पता हो। सपोज करिए कि हमास के बारे में अटैक कर दिया, तो फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए हमास कौन है और इसका लोकेशन कहाँ पे है और क्यों इसका जो है कि इस समय न्यूज में चल रहा है, और कैसे ये हमें एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल कर सकता है। अब हम यहाँ पे आएंगे, अपना करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं टाइम दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए है क्या, पहला जो आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ गया है, इंडिया रिट्रेट, रिट्रेट कॉल फॉर एन सोवरेनिटी, सोवरेन पलस्ताइन स्टेट्स। अब देखिए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अभी हमास जो लोग थे इजराइल पे अटैक किए। हमास लोग गाजा एरिया में रहते हैं जो पलस्ताइन का ही पार्ट है। पलस्ताइन का पार्ट में अगर देखें तो गाजा और जो जेरूसलम है ये दोनों मिला के पलस्ताइन बोला जाता है। बट जो पलस्ताइन जेरूसलम है उस पे
एक तरह से बोल सकते हो दूसरे लोग रूल करते हैं, जो फलस्तीन का गाजा वाला एरिया उस पे हमास लोग रूल करते हैं। हमास लोग अपने आप को फलस्तीन का जो है कि रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, और जो जेरूसलम में गवर्नमेंट है वो जो कि अपने आप को फलस्तीन का करते हैं। जो गाजा में हमास लोग थे इन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो इंडिया ने इसका पूरी तरह से कंडेम्ड किया, कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और हम इजराइल के साथ है किसी भी हद और कंडीशन के लिए। लेकिन बात दूसरे रास्ते से भी एक निकल करके आ गई। अब क्या इंडिया इजराइल के साथ है फलस्तीन को छोड़ करके? बात समझिए, क्योंकि अब तो यही बात आ गई ना कि जब ये कह रहा है कि हम हमास के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ है, तो क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया इजराइल के साथ चला गया और फलस्तीन का जो कॉन्सेप्ट था टू नेशन वाली थ्योरी उसको इग्नोर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं। इंडिया का जो स्टैंड है किसी भी रंग रूप और धर्म जात पे अगर ये मानवता के खिलाफ है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे हमास लोग हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे रसिया हो चाहे जो लोग, अगर वो मानवता के खिलाफ जा करके ह्यूमनिज्म के अगर अगेंस्ट में जा करके कुछ करते हैं तो इंडिया इसका कंडेम्ड करता है, किसी का, केवल हमास का ही नहीं। दूसरी चीज, हम आज से नहीं, जब इंडिपेंडेंस हुए और फलस्तीन और इजराइल का जब इशू निकल करके आया तब से ही हमारा स्टैंड क्लियर है कि टू नेशन थ्योरी एक फलस्तीन और एक इजराइल का लेकर के। और ये भी कहा जाता है मित्रों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के कि इंडिया को अगर विश्व का नेता बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो इंडिया को फलस्तीन के रूट से जाना होता है। सॉरी, तो मतलब अगर विश्व का नेता बनना है आपको तो आपको फलस्तीन के साथ बढ़कर के चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ बोला जाता है अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए इंडिया को तो ये जो है आपका कैसे जाएगा, ये आपका अकॉर्डिंग टू इजराइल से होकर के जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कहा यह जाता है, एक सेकेंड मैं नया पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कहा जाता है इंडिया को लेकर के, इंडिया दो रास्ता, कहते हैं अगर वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है तो ये आप फलस्तीन के रूट से जाइए। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, आर्थिक विकास करना है तो आप इजराइल के माध्यम से जाइए, राइट। अब यहाँ पे इंडिया के लिए मशक्कत तो नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि फलस्तीन से ही एक पार्ट पड़ता है गाजा, और यहाँ पे जो कि हमास लोग जो है कि इस पे रूल करते हैं। इज दैट क्लियर? और गाजा गाजा हमास लोग क्या किए हैं कि अटैक कर दिए हैं, कहाँ पे? इजराइल पे। और इंडिया अगर विश्व के आर्थिक शक्ति बनना चाहता है तो इसको इजराइल के साथ जाना चाहिए। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड है कहाँ पे? किसके किसके बीच में? फलस्तीन और इजराइल के बीच में, कि हम इनको जो कि टू नेशन थ्योरी का क्लास देना चाहिए और स्टेटस मिलना चाहिए। फलस्तीन भी एक देश है और इजराइल नहीं चाहता कि फलस्तीन कोई देश हो। इज दैट क्लियर? तो इसमें लेकर के इंडिया आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर, या फिर बोल सकते हैं जब हम आज़ाद हुए, या फिर ये कह सकते हैं जब से फलस्तीन और इजराइल का इशू निकल कर आया तब से लेके अब तक, ठीक है, जो इशू है उसमें से अभी तक का ये कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है, अभी हम अपने स्टैंड में लिए हैं कि हम टू नेशन थ्योरी प्लस सोवरेनिटी ऑफ द फलस्तीन के साथ हैं। फलस्तीन की सोवरेनिटी के साथ अगर खिलवाड़ करता है इजराइल तो हम इजराइल को भी कंडेम्ड करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो ये यहाँ पे इशू निकल करके आया है, तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। इंडिया रिट्रेट कॉल फॉर द सोवरेनिटी फलस्तीन स्टेट। बात समझ रहे हैं आप? तो ये तो हमारा यहाँ पे था। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आर्टिकल, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है आर्टिकल, इसको देख लेते हैं पहले। आर्टिकल मित्रों ये है कि अभी रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड बोला जा रहा है कि नॉर्मल हुआ है। अगस्त में कितना था? 6.83% था और सितंबर में 5% था। ये खुशी की बात है,
मतलब महंगाई कम हुई है। अब महंगाई कम करने के लिए जैसे आपका एलपीजी जो रसोई घर होता है, प्रधानमंत्री जी ने 300-200 रुपये कम कर दिए। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो 600 रुपये बढ़ा देंगे, 1 साल के अंदर जो कवर हो जाएगा। तो नुकसान नहीं है कंपनियों का, नुकसान कुल मिलाकर के है एक जो नॉर्मल सिटीजन्स है हिसाब से बोला जा रहा है कि नहीं नॉर्मल। फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे। हम इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड हमें टाइम दे दिए। हम इसको कैसे कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 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 जो कि अंडर कंट्रोल 5% आ गया है। कब? सितंबर में। ठीक है। और अब सितंबर अगस्त में कितना था? मोर देन 6% था, मतलब 6 पॉइंट समथिंग परसेंट था। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नॉर्मल हो गया क्योंकि देखिए एलपीजी वगैरह सस्ती हो गई है। एलपीजी सस्ती हो गई है। तो अब देखिए इसमें क्या है, क्यों कह रहे हैं 5% पे ही नॉर्मल है। आरबीआई आरबीआई यहाँ पे है। एक सेकंड। आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जिम्मेदारी ये है कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। जैसे लिक्विडिटी मार्केट में कितनी है और कैसे है, इन सारी चीज़ों को लेके। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, देख रेख करने के लिए एक कमेटी है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोली जाती है। और इसको दिया गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कितना कंट्रोल करना, कितना ज़्यादा होना चाहिए कितना कम। तो बोला जाता है 4% ±2%, मतलब मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6%। 2 और 6% के बीच में होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो 5%। ठीक है। तो इस वजह से बोला जा रहा है जो हमारा टारगेट है, टारगेट के अंदर ही महंगाई है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए। हमारे लिए मित्रों ये इंपॉर्टेंट है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको कैसे फंक्शन किया जाता है। देखिए इसमें 6 लोग होते हैं। ये 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया बाई आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके लाया गया। ठीक है। तो 6 लोग होते हैं जब इसमें, तो 3 लोग जो होते हैं ये आरबीआई से होते हैं। कहाँ से होते हैं? आरबीआई से होते हैं। और 3 लोग कहाँ से होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से चलिए अच्छा ठीक है। अब 3 लोग होते हैं, महीने में मीटिंग बैठती है। लेकिन जो आरबीआई के 3 लोग हैं इसमें एक गवर्नर भी होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और इनके पास वीटो या फिर कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब कोई भी अगर इशू इसमें आता है और 3-3 पे टाई हो जाता है तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं फिर इस तरफ या इस तरफ वोट करेंगे। तो फिर आप बोल सकते हो कि 2:4 से पास कर दिया जाएगा, कि बोला कि कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं लोग, मतलब क्या क्या सुधार करते हैं, क्या बात होती है। जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इतना नहीं होना चाहिए। और एक अनुमान के हिसाब से ये लगाया जा रहा है कि लोगों के पास लिक्विडिटी पैसा बहुत है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई अपना टूल यूज करेगी। टूल जैसे टूल में क्या है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर उसके बाद CRR, ठीक है, SLR, ठीक है, और कुछ नए इनोवेशन ला करके बोलेगी क्या। जैसे मान लीजिए महंगाई बहुत है तो अब इनको क्या करेगी? बढ़ा देगी। अब बढ़ा देगी तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। कहा जाएगा कि नहीं महंगाई कम है, महंगाई कम मतलब 2% से नीचे इन्फ्लेशन है। तो मतलब क्या है? लोगों के पास पैसे नहीं, लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो अब क्या होगा? इसको ना बढ़ाने की बजाय घटा देंगे। किसको? इसको घटा देंगे। तो क्या करेंगे? मार्केट में फिर लिक्विडिटी चली जाएगी। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, बैंक से लोन ले रहे हैं। अभी आपको 5% पर मंथ या ईयर के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन अब बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, आपको 10% से कर दिया जाए 5% से, तो आप लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि महंगा बहुत इंटरेस्ट है। फिर मार्केट में लिक्विडिटी जाएगी नहीं 500 करोड़ की, मान लीजिए आप लोन लेने गए हैं तो,
ठीक है, 500 करोड़ की अगर लेने गए तो नहीं जाएगी। तब क्या, दूसरी चीज ये है कि अब मान लीजिए 10% चल रही है, अब पता चला मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना है, तो इसको 5% 10% की जगह 5% कर देंगे, तो आप कहेंगे अच्छा जो कि इंटरेस्ट कम है, चलिए 5,000 करोड़ ले लेते हैं। 5,000 करोड़ लेकर के इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, मार्केट में करेंगे, मार्केट में, शेयर मार्केट में, या फिर कोई इंफ्रा वगैरह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवा लीजिए आप। जब ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जब करवाएंगे तो अब इसमें क्या है, तो एक आप काम करने के लिए कुछ लोग रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए सीएस सेंटर डिले है, ये अगर काम कर रहा है तो इसमें कुछ एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाएगा। जैसे फिर मान लीजिए कि नहीं, सीएस सेंटर डिले जो चीज़ मैन्युफैक्चर करे वो चीज़ की डिमांड रहे, तो एम्प्लॉय को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा, जिसको बोलते हैं रोजगार, जो रोजगार होता है इसको क्या करेंगे, तो मिलेगा, तो जो रोजगार होगा तो फिर इनको इनकम मिलेगी। इनकम मिलेगी तो मतलब इनके पास कैश आ जाएगा, तो ये दिन भर काम करेंगे, शाम को जाएंगे अपना दाल चावल रोटी सब्जी, जो मजदूर लोग होते हैं भैया डेली कुआं खोलना पानी पीना वाला कहानी हो जाती है, अपना वो करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ले करके कहा जाता है कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल या बढ़ाया घटाया जाता है। और ये जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो ये आया हुआ है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जो इन्फ्लेशन का अभी रिलीज किया गया है, ठीक है, तो वो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जिसकी रिलीज किया है, तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने परसेंट है, कैसे है, कितना है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जब कोई कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, इस चीज को लेकर के इन्फ्लेशन को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, एक और था हमने स्किप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर वैश्विक भूखमरी सूची, जो इंडेक्स हिंदी में जो भी बोलते होंगे, तो इसमें अभी इंडिया का 125 कंट्री में 11वें स्थान पे है। तो मतलब ये हो गया कि इंडिया बहुत ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्शनरी निकल करके आता है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम फूड सरप्लस हैं और गेहूं चावल अनाज को हम विदेशों में भेजते हैं, दूसरी तरफ ये है कि हमारे लोग विश्व में सबसे ज़्यादा जो गरीबी है उनमें से एक हम भी हैं। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत ये हो रही है कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। गवर्नमेंट कभी ये होता है कि कहती है कि जो ये डाटा आया हुआ है ये बायस है और ये फैक्ट्स नहीं जो कि शो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया के नेबर कंट्री है उनका भी अगर कंडीशन यहाँ पे देखा जाए तो उनका भी इंडिया से अच्छा है, जबकि वहाँ पे देखा जाता है कि कोई उस तरह का खेती नहीं है, कोई इस तरह के इंफ्रा नहीं है, मार धार काट पीटा सब कुछ चलते रहता है। तो आप कैसे कह देंगे कि नहीं भैया ये जो कि यहाँ पे इंडिया है। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आ जाती है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना वो अलग अलग पैरामीटर से किया जाता है, क्योंकि इसमें जो 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर जो किया जाता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए। और दूसरी ये भी चीज़ है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आप बहुत हेल्दी हो। सपोज करिए कि जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, झुनझुन वाला करके थे, तो अब उनको कहिए कि वो मीठा बहुत खाते होंगे बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा। बट सच्चाई और एक मीठा खाने का पैरामीटर आप अपने किसी इंडेक्स में डाल दीजिए कि जो ज़्यादा मीठा खाता है वो ज़्यादा अमीर है। अब पता चले झुनझुन वाले इतने अमीर हैं फिर मिठाई नहीं खाते हैं, तो वो तो सबसे गरीबी स्तर पे आ जाएंगे ना। आप समझ रहे, अगर वो नहीं खा रहे हैं तो इस वजह से नहीं खा रहे हैं कि उनके पास परचेजिंग पावर या उसको मिठाई को खरीदने की क्षमता नहीं है। वो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि उनको डायबिटीज या शुगर की बीमारी, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ा था उसमें इस लाइन को मैंने देखा था। तो वो कहते हैं कि हम तड़प जाते हैं मीठा खाने के लिए, और हालांकि अब वो नहीं रहे हम लोगों के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जो जो आप हथकंडा अपनाते हैं उसमें करने के लिए, उसी में ऊपर नीचे होता है तो उसी में गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखें क्या है इम्पोर्टेंट। एक सेकेंड, अब हमें टाइम दे दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे है डिसक्वालिफिकेशन प्लीज सिंधे ग्रुप सिक द प्रिपेयर्ड हेयरिंग
उद्धव लेट फंक्शन डिसअग्री। अब देखिए दो चीजें, एक सिंधे हैं और दूसरी तरफ उद्धव उद्धव ठाकरे हैं, ये उद्धव ठाकरे हैं और ये सिंधे हैं जो इस समय, एक नाथ सिंधे हैं इस समय जो कि चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। अभी इनकी हेयरिंग वगैरह चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिस्क्वालिफिकेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे मान लीजिए एक कोई पॉलिटिकल पार्टी का लेता किसी और पॉलिटिकल पार्टी में को ज्वाइन कर लेता तो उसके ऊपर डिफेक्शन जो लगाया जाता है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लाया गया जब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके आधार पे 10th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं स्पीकर या चेयरपर्सन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली के, तो इनके पास अथॉरिटी होती है कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाए अगर वो पॉलिटिकल लाइन को नहीं फॉलो करता है, जो मतलब राजनीतिक पार्टियों की जो कि वो नहीं करता है तो उस पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डिफेक्शन के थ्रू उसको भी, और जो कि पॉलिटिकल पार्टी होती है वो भी जो कि अयोग्य घोषित कर देती है। तो ये हमारा था यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारा। देखिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पे लेकर के। अब मेरे हिसाब से इसको मैं डेप्थ में डिस्कस करूँगा। ये हमारा जियोग्राफी जियोग्राफी ऑप्शनल जो पेपर होता है उसमें प्लस आपका इकोलॉजी, एक सेकेंड, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, उसमें जो कि कवर अप होगा। इसमें आपका ईस्टर्न घाट को लेकर के बोला जाता है, इसमें सॉयल आएगी, फिर ईस्टर्न घाट आएगा, फिर वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स वगैरह हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं बट रिपीटेड आर्टिकल हैं, दैट्स वाई वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस। हमास के बारे में है, फिर उसका कास्ट सेंसस पे आया हुआ है, मनोज कुमार झा करके हैं। ठीक है, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, बिहार से बिलोंग करते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो इस वजह से ये दिए गए हैं, तो उस पर इतना हम फोकस नहीं करेंगे। कास्ट सेंसस ओबीसी को लेकर के दिया गया है कि जो 50% का पैरामीटर दिया गया था, हो सकता है कि अब उसको चैलेंज कर दिया जाए। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल पे, यहाँ पे है कास्ट सेंसस को लेकर के वही, ये दो आर्टिकल एक दूसरे से मेल खाते हुए हैं। यहाँ पे देखिए हो सकता है, कहा जा रहा है कि जो मंडल कमीशन ने 27% ओबीसी को दिया हुआ था, अब वो मेंटेन किया 50% रिजर्वेशन का। लेकिन 1992 में एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, इंदिरा शाहनी केस आया हुआ था, तो उसमें ये कह दिया कि ठीक है रिजर्वेशन दीजिए बट किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कोटा नहीं होना चाहिए। बट ये भी देखा गया कि जब 103 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, इनके लिए 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो उनके लिए कुछ इस तरह से हुआ कि वो 50% का जो कोटा था उसको चैलेंज किया। हालांकि अभी हेयरिंग चली रही है। अब मेरे एक बात नहीं समझ में आती, अगर मैं आपको बताऊं तो सरप्राइज हो जाएंगे। ये 2019 में आया हुआ था, 2019 में ही जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा भी दिया गया, वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और मेरे जो कि ये अप्लीकेबल हो गए हैं सारी चीज़ें, और वो कैसे मेंटेन करेंगे क्या करेंगे अब तो भगवान ही उनका मालिक है। फिर उसके बाद है 7 जज बेंच। देखिए क्या होता है, या मनी बिल की यहाँ पे देखिए दो वर्ड दिया गया है, मनी बिल को लेकर के आर्टिकल 110 को लेकर के दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग ऐसा कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, गवर्नमेंट या पहले भी रही होंगी, कहा जाता है कि बहुत से ऐसी बिल होती हैं, ऐसे लॉ लाया जाता है जबकि वो मनी बिल का पैरामीटर फॉलो नहीं करती है, फिर भी उनको मनी बिल के, आज ये मनी बिल, ठीक है, हिंदी में धन विधेयक ऐसे कुछ बोलते हैं उनको, मनी बिल को ले करके तो उसको पास करा लेते हैं, जबकि वो रियल में मनी बिल का होता नहीं है। जो डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 110 में, 110 में जो मनी का डेफिनेशन दिया गया है कि कौन सा मनी बिल होगा, उसको पैरामीटर को फॉलो नहीं करती हैं। गवर्नमेंट इसको कह देगी, कहती है कि भैया ऐसा है कि ये मनी बिल है और हम इसको पास करवाते हैं। अब हम आपके दिमाग में ये आना चाहिए
कि ऐसा क्यों कहते हैं, हम बताते हैं आपको। यहाँ पे अलर्ट होइएगा या, तो ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे कहिए मनी बिल। ठीक है, मनी मनी बिल। ठीक है, हालांकि फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, बट जनरली हम आसानी के लिए आर्टिकल 110 की बात करेंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में दो हाउस होती हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। ठीक है, अब क्या होता है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है, फिर डिजॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा परमानेंटली होती है। तो कभी कभी, और इनका 6 साल टेन्योर होता है, इनका 5 साल होता है। कभी कभी होता है कि लोकसभा में कोई मेजॉरिटी पार्टी आ जाए। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी आ जाती है, और जैसे मोदी गवर्नमेंट आ गई है, 2014 में आई। ठीक है, 2014 में आई, 2019 में आई, तैयारी कर रहे हैं 2024 में, वंस अगेन मोदी। तो जब आई तो यहाँ पे मेजोरिटी आई, बट यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, इनका अलग नहीं था इसमें। तो अब एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज हमें क्या सोचना है, जब कोई बिल, ठीक है, बिल होता है, बिल दो तरह की होती है, एक प्राइवेट होती है, मेंबर बिल होती है, और दूसरी गवर्नमेंट बिल होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिल की बात करते हैं, प्राइवेट जो कोई भी बिल हो। बिल जब आती है तो पहले या तो राज्यसभा में जाएगी या फिर लोकसभा में जाएगी। ठीक है, और ये दोनों पास जब हो जाएगी, ठीक है, जब पास हो जाएगी तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट अपना असेंट जैसे ही देगा, ये जो बिल है, बिल क्या हो जाएगी, एक्ट के रूप में काम हो जाएगा। भारत जो गजट नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा, एप्लीकेशन में आ जाएगा इसमें। तो चलिए, नॉर्मल बिल के लिए तो सही है, बट अगर कोई बिल, एक सेकंड, फिर मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, कोई बिल, तो बिल दो लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दो तरह की होती है, एक मनी बिल होती है और एक ऑर्डिनरी बिल होती है, नॉर्मल बिल होती है, फाइनेंस बिल। मनी बिल को फाइनेंस बिल भी बोलते हैं। और जब मनी बिल होती है तो ये केवल केवल कहाँ, अगर मनी बिल, कोई भी बिल अगर मनी बिल के रूप में आ रही है, तो ये केवल केवल लोकसभा में ही जो कि सबमिट हो सकती है, राज्यसभा में नहीं। और मनी बिल को मिनिस्टर जो गवर्नमेंट बिल के रूप में ही आता है, और ये लोकसभा में ही होती है। और मनी बिल पे राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब 14 दिन के अंदर ये दे या ना दे अपनी सहमति, 14 दिन के अंदर, किस पे, मनी बिल पे। ठीक है, दे या ना दे, लोकसभा समझेगी कि मनी बिल पास हो गया है। ठीक है, पास हो गया है। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर वो मनी बिल के रूप में नहीं लाएंगे तो राज्यसभा में भी उसको पावर मिल जाती है। क्योंकि जब मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल की जब बात करते हैं हम, तो इस पे क्या होता है कि हम टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा डिफरेंसेस ऑफ द बिल्स। ठीक है, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल के बीच में अंतर क्या होता है, हम इसको अलग से डिस्कस जरूर करेंगे। तो जब ये मनी बिल के रूप में आती है तो राज्यसभा का पूरी पावर खत्म हो जाती है, और लोकसभा एकदम पावरफुल हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब ये होता है कि कोई अगर कानून बनाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा से अगर नहीं पास होती है, अर्जेंट है, तो उसको जो है कि ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और उसको हेड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, और उसको हैंडल करने के लिए लोकसभा का कानून ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें हटा भी दी गई। लेकिन जब मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल में किसी का कुछ नहीं डाल गलता। ठीक है, न लोकसभा का और न ही प्रेसिडेंट का, किसी का नहीं। अगर मनी बिल प्रेसिडेंट के पास अगर पास करके भेज दी गई तो प्रेसिडेंट को प्रतिबद्धता है, बाध्य है कि वो उसको अपना असेंट देना ही देना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो इस वजह से भी बात हो रही है कि गवर्नमेंट ये क्या करती है कि मनी बिल के रूप में कोई भी बिल लेकर के चली आती है। मनी बिल में जनरली हम पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में, तो उस पर देखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आती। किसी भी बिल को ला करके आज ये मनी बिल को, जैसे जीएसटी, आज ये मनी बिल, आधार कार्ड, आज ये मनी बिल के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसमें राज्यसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी थी उनका कोई बस ही नहीं चला, और लोकसभा में तो अभी
भाई मिनोरिटी में है। तो इस वजह से ये बात कहा जाता है कि भाई इसको एक डिफाइन करे सुप्रीम कोर्ट कि रियल में क्या क्या अगर इंक्लूड होगा किसी बिल में, तो ये एज ये मनी बिल के रूप में डिफाइन होगी। हालांकि आर्टिकल 110 में ये बोला गया है, 110 में बोला गया कि ये चीज है, लेकिन कुछ अदर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा यूज किया जाता है, तब उसमें बहुत से कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ तक कि जब आधार कार्ड बिल लाया गया, आधार बिल, तो उसमें यह बोल दिया गया कि जब गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम के लिए जो पैसा कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया से भेजा जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये आधार बिल जो आज ये मनी बिल बन गया। इस पे चल रही है बात है, आगे हम जरूर देखेंगे कि क्या निकल करके आता है। फिलहाल तो इतना ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे हम आर्टिकल पे। यहाँ पे देखिए, हम सभी को पता है, एक वर्ड यूज कर लेते हैं लाइफ, ठीक है, LIFE, ठीक है, LIFE, लाइफ रियल में क्या है इसके बारे में देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हमें सभी को पता है। यहाँ फिर मैं लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, फिर से डिस्कस करता हूँ। जैसे जो कॉप हुआ था, कॉप 26 शायद, ग्लासको, ग्लासको जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में पड़ता है। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे, तो एक स्कीम, एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, लाइफ, लाइफ को लॉन्च किए, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट के लिए। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जैसे मान लीजिए हम ये पेन यूज करते हैं, ये ग्लास है, या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो वो ये इको फ्रेंडली होना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को जो है कि प्रोटेक्ट करें। कोई पर्सनल लाइफ स्टाइल आप अपना ऐसा लगाइए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। जैसे आप कार से चल रहे हो, 5 दोस्त हो, 5 कार से जा रहे हो, तो कार्बन इमिशन होगा, फ्यूल ज़्यादा लग रही, तो पांचों लोग एक ही कार में जा सकते हैं ना, तो 4 बचेंगे, फ्यूल बचेगा, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपका नॉर्मल फ़ोन से काम चल जा रहा है, तो इतनी महंगी मोबाइल जो इको फ्रेंडली ना हो उसको आप यूज करिए। बात कुल मिला के है कि अपनी लाइफ को कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना लीजिए, तो लाइफ का यही मतलब होता है। तो इस वजह से अभी जो मैं यहाँ फिर मेंशन कर रहा हूँ, जो G20 2023 का, ठीक है, 2023 का इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप है, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप है। तो अभी जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स लोग हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो लोग हैं, तो अभी G20 के ऐसे करें, P20 बात करती हैं, जी के जगह पी का मतलब G20 का जो 20 प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ ले P20 क्या है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। P20 में ये G20 का जो 20 प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोग, जैसे ओम बिरला हैं हमारे यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ऊपर ही आगे ही बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बात को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे कनाडा में लेकर के जो कि उत्पात मचे हुए हैं, तो इंडिया का कहना ये है कि कनाडा एज ए हेवन, मतलब ये फैक्ट्री बन जा रही है टेरर ग्रुप का, तो ये अलग चीज़ है, इशू हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। अभी ये बात चल रही है कि सपोज करिए कोई मैरिड वुमेन है और उसको जान को खतरा है, अगर वो प्रेग्नेंट है और वो 26 वीक का हो गया है उनकी प्रेगनेंसी, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये अबॉर्शन नहीं करवाया गया तो ये वुमेन की जान चली जाएगी। तो आप एथिक्स है, एथिक्स के हिसाब से सोचिए, क्योंकि हमारा GS पेपर 4 सिविल में सर्विसेज में एथिक्स का, सपोज करिए कि 26 वीक का कोई बच्चा है और एक वुमेन है जो उसके पेट में, वुमेन के पेट में बच्चा पल रहा है। अब वुमेन का जान खतरे में है बट बच्चे के नहीं है, ठीक है। तो वुमेन की जान बचाने के लिए क्या 26 सप्ताह की बच्ची की जान ले लिया जा सकता है? बात समझिए,
उसका क्या गुना जो दुनिया में नहीं आई है और उसका अबॉर्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो? जान तो दोनों की जा रही है ना। इसने तो कुछ किया नहीं, 26 सप्ताह की हुई, 26 वीक का। तो आप कहेंगे क्या इसने किया? ये भी नहीं कुछ किया है। तो आप इस कंडीशन में ना प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये हो गया कि किसको मारा जाए, किसको छोड़ा जाए, और किसके बचाने से ज्यादा फायदा होगा, किसको मारने से ज्यादा फायदा होगा, या फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि 26 सप्ताह की बच्ची को मारने से फायदा नुकसान होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पे उसकी है कि वास्तव में कहते हैं ना कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, माँ चाहिए, बच्चा चाहिए। लोग प्रेफरेंस फट दे देते हैं, भैया नहीं माँ चाहिए हमें, बच्चे नहीं चाहिए। तो समझिए किसी मतलब ये एथिक्स है, और एथिक्स को आप एब्सोल्यूट मत मानिए। जैसे सोशल साइंस का ही तो पार्ट एथिक्स है ना। तो एथिक्स मोरालिटी ये भी एक सब्जेक्टिव है, पूरी तरह से नहीं गलत है, पूरी तरह से नहीं सही होता है कोई चीज। तो आप अपने विवेक से सोचिए, एक बैलेंस लेकर के चलिए कि प्यार मोहब्बत दोनों के लिए है, बस जब कंडीशन कुछ ऐसा आ जाता है तो किसी एक को तो छोड़ना पड़ता है ना। तो इन चीज को लेकर के भी बात चली, आगे देखेंगे कि क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, यहाँ पे लेकर के देखिए गाजा इजराइल का इशू जो चल रहा है तो चल ही रहा है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड, एक्स पे बिजनेस पे आए हैं। हम इसको भी इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं। हम इकोनॉमिक्स का अलग से बना करके लेक्चर डिस्कस करेंगे जरूर। इसमें एक आ जा IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टिक ऑफ द बोर्ड की 10% रहा है, ठीक है। तो हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं दिया है, डाटा वगैरह दिया है, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको सेपरेट तरीके से टू दी पॉइंट इन द डेप्थ में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक की क्लास को लेकर के। राइट, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और कुछ जो छोटी चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में नहीं बताया कि किसने पब्लिश किया। जब हम मॉर्निंग का MCQs एक दिन के बाद हमारा जो लेक्चर होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना अपने डिस्कशन को डाइवर्ट करके कर रहा हूँ, मतलब डाइवर्ट करके छोड़ नहीं रहा हूँ, डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर से लेके चले, थोड़ा सा इधर लेके चले, और लास्ट में जाकर के एक सेंटर पे हम मिल जाएं। तो ये हमारा आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस विद स्टैटिस्टिक्स के साथ था। आई होप कि आप इसको ज़रूर समझेंगे, और कोई डाउट क्वेरी हो तो नो डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए आप। दूसरी एक चीज़ और मैं शुरू में बताना था बट भूल गया, कि अगर आपको न्यूज़पेपर का PDF चाहिए या फिर अदर कोई PDF चाहिए, तो नीचे जो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहाँ पे लिंक्स हैं, वहाँ पे जाए लिंक करें और CS इंटर दिल्ली टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करें। और वहाँ पे आपको सारी PDF स्पेशली न्यूज़पेपर का आपका डेली मिल जाया करेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन, एंड जय हिंद, जय भारत।